नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुरेश सर जीके में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक आपका चल रहा है राजस्थान का अफवाह तंत्र, इस अफवाह तंत्र के बारे में हमने पिछले वीडियो में कुछ चर्चा की थी। उनकी बेसिक जानकारी के बारे में हमने पढ़ा था और आज हम इस अफवाह तंत्र की कड़ी को आगे पढ़ते हैं कि राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है इसमें कौन कौन सी नदियां हैं, वो कहां कहां से निकलती हैं और वो नदियां किस किस नदी की सहायक नदियां। तो देखिएगा, सबसे पहले शुरुआत करेंगे राजस्थान के अफवाह तंत्र की। राजस्थान का अफवाह है तंत्र, यानी राजस्थान के अफवाह तंत्र की बात करें या फिर राजस्थान की देखिए नदियों की बात करें, राजस्थान की नदियों की बात करें या राजस्थान के अफवाह तंत्र की बात करें, तो सबसे पहले देखिए राजस्थान की इस अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा कि राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है इस अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांट दिया इसको? 3 भागों में। 3 भागों की बात करें तो 3 भागों में सबसे पहला अफवाह तंत्र है आपके सामने बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह है तंत्र। और दूसरे अफवाह तंत्र की बात करें तो वो अफवाह तंत्र होगा आपके सामने अरब सागरीय अफवाह तंत्र। और तीसरे अफवाह तंत्र की बात करें तो वो अफवाह तंत्र है आपके सामने आंतरिक जल प्रवाह का अफवाह तंत्र। देखिए दोस्तों, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितने प्रकार का अफवाह तंत्र है, तो आपको बताना कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में 3 प्रकार का अफवाह तंत्र है। 3 प्रकार की अफवाह तंत्र में आपका बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है, दूसरा आपका अरब सागरीय अफवाह तंत्र है और तीसरा आपके सामने आंतरिक जल प्रवाह का अफवाह तंत्र है। यानी एक तो वो नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, एक वो नदी जो अरब सागर में गिरती है और एक वो नदी जो आंतरिक जल प्रवाह की नदी है, जो ना तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी और ना ही अरब सागर में गिरेगी। यहां से देखिएगा, सबसे पहले राजस्थान के अफवाह तंत्र की बात करें तो राजस्थान का अफवाह तंत्र है ये 100% है। इस 100% में से यदि 23% हिस्सा देखा जाए तो वो हिस्सा या भाग किसका है? बंगाल के खाड़ी का है। और उसके बाद में 17% भाग देखा जाए तो वो भाग कौन से अफवाह तंत्र का है? अरब सागरीय अफवाह तंत्र का। और उसके बाद में 60% जो भाग है वो भाग आपका आंतरिक जल प्रवाह का। यहां से देखिएगा, यहां पर आपके सामने देखिए ये तो स्थिति है आपके सामने राजस्थान की, यानी यहां पर देखा जाए तो यहां पर आपके सामने ये जो स्थिति आती है ये स्थिति तो आपके सामने देखिए राजस्थान की है। और इसी राजस्थान में देखिए हम इन तीनों प्रकार के अफवाह तंत्र को पढ़ते हैं। तो इसमें आपके सामने देखिए बंगाल की खाड़ी का और अरब सागर का जो अफवाह तंत्र है वो किस प्रकार से प्राप्त होगा। यानी सबसे पहले देखा जाए तो यहां पर आपके सामने देखिए ये भाग राजस्थान का है और यहां पर आपके सामने ये गुजरात राज्य का भाग है। कौन से राज्य का है? गुजरात राज्य का। इस गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य में देखिए यहां पर तो आपके सामने कच्छ का रण है। किसका भाग है? कच्छ का रण या फिर कच्छ की खाड़ी। देखिएगा, कच्छ की खाड़ी, कच्छ का रण या फिर बोल सकते हैं आप लिटिल रण। उसके बाद में यहां पर भाग देखा जी तो यहां पर देखिए भाग आपके सामने किसका है?
खंबात की खाड़ी। यहां पर आपके सामने ये खंबात की खाड़ी का भाग है, ये भाग आपके सामने कच्छ के रण का, और ये भाग है खंबात की खाड़ी का। और यहां पर राजस्थान की ये दिशा है उत्तर दिशा, ये दिशा है पूर्व दिशा, ये दिशा है दक्षिण दिशा, और ये दिशा है आपकी पश्चिम दिशा। यहां से दक्षिणी पूर्वी भाग में यहां से देखा जाए तो यहां पर आ जाएगा आपके सामने भाग है वो बंगाल की खाड़ी का। देखिए पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी बंगाल की खाड़ी, जो भारत का दक्षिणी पूर्वी भाग है वहां पर ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो यहां से देखिए राजस्थान के अपवातंत्र को तीन भागों में बांट दिया, बंगाल की खाड़ी का अपवातंत्र, अरब सागरीय अपवातंत्र और आंतरिक जल प्रवाह का अपवातंत्र। यानी सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि बंगाल की खाड़ी का अपवातंत्र किस नदी को कहा जाता है। तो याद रखना कि ऐसी नदी जो अपने उद्गम स्थल से निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है, वो नदी बंगाल की खाड़ी के अपवातंत्र की नदी मानी जाएगी। उसके बाद में अरब सागरीय अपवातंत्र की बात करें कि ऐसी नदी जो अपने उद्गम स्थल से निकलने के बाद अरब सागर में जाकर के विलुप्त होती है या गिर जाती है, तो वो नदी अरब सागरीय अपवातंत्र की नदी मानी जाएगी। उसके बाद में देखिए आंतरिक जल प्रवाह की नदी कौन सी नदी होती है कि ऐसी नदियां जो अपने उद्गम स्थल से निकलेगी और निकलने के बाद में किसी भी सागर, महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर यहां पर नहीं गिरती हैं, वो नदी कौन सी होगी, आंतरिक जल प्रवाह की नदियां। अब यहां पर देखिएगा ये आपके सामने गुजरात राज्य का भाग है, और यहां पर देखिए कच्छ का रण भी है और यहां पर खंबात की खाड़ी भी है। तो बंगाल की खाड़ी में तो अपन केवल चर्चा करेंगे कौन सी नदी की, चंबल नदी, और चंबल नदी के साथ साथ इनकी सहायक नदियों की, इनकी सहायक नदियों की। और अरब सागरीय अपवातंत्र की बात करें तो राजस्थान में अरब सागरीय अपवातंत्र को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें कच्छ के रण में गिरने वाली नदी और इसके अलावा खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो यहां से देखिए कच्छ के रण की बात करें तो अजमेर की नागपाड़ी से देखिए यहां से लूणी नदी निकलती है, और वो लूणी नदी आपके सामने इसी गुजरात का जो कच्छ का रण है वहां पर आकर के देखिए ये विलुप्त हो जाती है, यहाँ पर आकर के गिर जाती है। तो ये तो आपके सामने लूणी नदी है, और लूणी नदी के साथ साथ इनकी सहायक नदियां। उसके बाद में देखिए यहाँ पर यहाँ पर आपके सामने सिरोही जिले की बात करें तो सिरोही जिले से देखिए यहाँ से आपके सामने देखिए पश्चिमी बनास नदी निकलती है, और ये पश्चिमी बनास नदी है जो अपना जल है ये कहां पर गिरती है, गुजरात के कच्छ के रण में। तो ये आपके सामने देखिए पश्चिमी बनास नदी और लूणी नदी, ये दो नदियां तो आपके सामने कच्छ के रण में गिरने वाली नदियों में शामिल होगी, और साथ ही साथ इनकी सहायक नदियां। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर खंबात की खाड़ी की बात करें तो मध्य प्रदेश से देखिए यहाँ से आपके सामने माही नदी निकलती है, और ये माही नदी अपना जल है वो देखिए कहां पर गिर देती है, तो याद रखिएगा खंबात की खाड़ी में। यहां से आपके सामने ये माही नदी आ जाएगी, ये माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, इसलिए आपके सामने ये खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी होगी, और माही नदी की सारी सहायक नदियां। इसके अलावा उदयपुर जिले की बात करें तो उदयपुर जिले से यहाँ से आपके सामने नदी निकलती है जिसका नाम है आपके सामने साबरमती। ये साबरमती नदी है जो अपना जल है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है, और इनके साथ इनकी सहायक नदियां। क्लियर हुई इतनी बात। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपवातंत्र पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी का अपवातंत्र। इस बंगाल की खाड़ी के अपवातंत्र में चंबल नदी और चंबल नदी के साथ साथ इनकी सहायक नदियां, कि चंबल नदी की क्या विशेषता है, इनकी सहायक नदियां हैं उनकी क्या विशेषता है, वो नदी कहां से निकलती है,
कहां पर जाके मिलती है और राजस्थान के कौन कौन से जिलों से होकर के गुजरती है। इन नदियों पर कौन सा बांध बना है, कौन सा जलप्रपात बना है, कौन सा जिला कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इनकी अपन चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से चंबल नदी की बात करेंगे। तो चंबल नदी है वो यहाँ से एमपी से निकलेगी और एमपी से निकलने के बाद में देखिए ये नदी सीधी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करेगी। यानी यहाँ से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करेगी। चित्तौड़गढ़ से ये कोटा, कोटा के बाद में यहाँ से ये बूंदी, सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में धौलपुर और धौलपुर में बहने के बाद ये नदी अपना जल है वो कहाँ ले जाती है, यूपी में। और यूपी की बात करें तो यूपी में देखिए आपको यहाँ से नदी मिलेगी कौन सी, यमुना नदी। इस यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। इस प्रकार से आप चंबल नदी की लोकेशन यदि देखना चाहेंगे तो राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, तो यहाँ से दक्षिणी पूर्वी भाग में जो आपका हड़ौती क्षेत्र है और डांग क्षेत्र है, यहाँ पर ये नदी बहती है। यानी राजस्थान का चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, इन जिलों में ये चंबल नदी बहती है। तो यहाँ से इस प्रकार से तो ये इसका मार्ग हो गया। और ये नदी देखिए आपके सामने यमुना नदी की सहायक नदी है। तो पहले अपन इस चंबल नदी की पूरी विशेषता को पढ़ते हैं। यहां तक तो सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करेंगे सिर्फ चंबल नदी और चंबल नदी की सहायक नदियों की। देखिए चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी देखिए सबसे पहले निकलती कहां से है, तो चंबल नदी का जो आपके सामने उद्गम होता है। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का देखिए जो उद्गम होता है वो उद्गम देखिए कहां से होता है, तो यहाँ पर आपके सामने एक पहाड़ी है जिसका नाम है जनापाओ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, जनापाओ की पहाड़ी। ये जनापाओ की पहाड़ी की बात करें तो ये मऊ प्रदेश में आती है और मऊ प्रदेश आपका कौन से राज्य में है, एमपी में। क्योंकि ये जनापाओ की जो पहाड़ी है ये आपके सामने विंध्याचल की पहाड़ी में आती है। यानी विंध्याचल की पहाड़ी में स्थित आपकी जो जनापाओ की पहाड़ी है, ये जनापाओ की पहाड़ी आपकी मऊ मध्य प्रदेश में, और वहां से आपके सामने देखिए कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो याद रखिएगा चंबल नदी का उद्गम होता है। यानी यहां से चंबल नदी निकलती है और यहां से निकलने के बाद में देखिए आपके सामने ये नदी पहले तो देखिए मध्य प्रदेश में बहती है और मध्य प्रदेश में बहने के बाद में ये नदी आपके सामने राजस्थान में बहती है और राजस्थान में बहने के बाद ये नदी सीधी अपना जल है वो कहां पर लेकर के चली जाती है, तो याद रखना दोस्तों आपके सामने ये यमुना नदी में लेकर के चली जाती है। यानी सबसे पहले देखिए इस नदी की बात करें, इस चंबल नदी की बात करें तो ये चंबल नदी देखिए यहाँ से जनापाओ की पहाड़ी से निकलती है और जनापाओ की पहाड़ी है ये आपके सामने जो मऊ प्रदेश है, मध्य प्रदेश राज्य का भाग है, वहां से ये नदी निकलती है। और यहाँ से निकलती है तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो आपके सामने मुरैना का भाग है, मुरैना का भाग है, मंदसौर का भाग है, ठीक है, वहां पर आपके सामने ये नदी बहती है और वहां पर बहने के बाद में ये नदी राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। जब ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है तो राजस्थान में देखिए ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और उसके बाद में ये पूर्व दिशा में अपना मार्ग है वो बदल लेती है। यहाँ पर आपके सामने जब ये राजस्थान में प्रवेश करती है तो राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में यानी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, वहां पर बहने के बाद ये नदी सीधी जाएगी आपके सामने उत्तर प्रदेश राज्य में। जैसे ही उत्तर प्रदेश राज्य में ये चंबल नदी देखिए प्रवेश करती है तो यहाँ से आपके सामने ऊपर से एक नदी आती है और उस नदी का नाम है आपके सामने यमुना नदी। कौन सी नदी आती है, यमुना नदी। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए जब यूपी में जब ये यमुना नदी बहती है, इस यमुना नदी में आकर के मिल जाती है।
यानी यमुना नदी की बात करें, अगर यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी है ये आपकी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कहां से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद। और यमुनोत्री हिमनद की बात करें तो यमुनोत्री हिमनद है ये आपके सामने टिहरी गढ़वाल का क्षेत्र है। कहां का भाग है? टिहरी गढ़वाल। ये टिहरी गढ़वाल की बात करें तो ये आपके सामने उत्तराखंड राज्य का भाग है। वहां से आपके सामने ये यमुना नदी हिमालय से निकलती है और वहां से निकलने के बाद में ये नदी पहले देखिए उत्तराखंड में बहती है और उत्तराखंड में बहने के बाद ये नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में जैसे ही आपके सामने ये नदी प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में जैसे ये नदी प्रवेश करती है तो यहाँ पर आपके सामने एक प्रदेश है, एक क्षेत्र है जिसका नाम है इटावा। कौन सा क्षेत्र है यहाँ पर? इटावा। ये इटावा का जो भाग है ये आपके सामने मुरादगंज में, जो आपके सामने कौन से राज्य का भाग है? यूपी का। यानी जब ये यमुना नदी इटावा मुरादगंज यूपी में प्रवेश करती है तो वहां पर देखिए आपके सामने ये जो चंबल नदी है ये चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है और यहां से यमुना नदी चंबल नदी को अपने साथ लेकर के सीधी यूपी में बहती है। जैसे ये नदी यूपी में बहेगी तो यूपी में जैसे बहेगी तो यूपी में आपके सामने देखिए इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश राज्य का भाग है वहां पर ये यमुना नदी तो चली जाएगी सीधी कौन सी नदी में? तो याद रखिएगा गंगा नदी में। कौन सी नदी में जाकर मिल जाएगी? गंगा नदी में। क्योंकि यहाँ पर ये डायग्राम पूरा नहीं हो पाएगा इसलिए मैं आपको इसकी जो लोकेशन है वो बाद में आपको क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले अपन इनकी विशेषता को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए चंबल नदी है ये जनापाओ की पहाड़ी जो मऊ मध्य प्रदेश राज्य का भाग है वहां से ये नदी निकलती है और वहां से निकलने के बाद ये नदी पहले एमपी में बहती है। एमपी में बहने के बाद में ये नदी क्या करेगी? सबसे पहले ये राजस्थान में प्रवेश करती है और जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करेगी तो राजस्थान में एक स्थान है जिसका नाम है चौरासीगढ़। कौन सा गढ़ है? चौरासीगढ़। ये चौरासीगढ़ है ये आपके सामने चित्तौड़गढ़ जिले का भाग है। देखिए चौरासीगढ़, गढ़ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। वहां पर ये नदी प्रवेश करेगी। वहां प्रवेश करने के बाद में ये नदी पहले देखिए आपके सामने चित्तौड़गढ़ जिले में बहेगी। चित्तौड़गढ़ जिले में बहने के बाद में ये नदी कोटा में बहेगी। कोटा में बहने के बाद में ये नदी बूंदी में बहेगी और बूंदी के बाद में ये नदी सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर के बाद में आपके सामने ये करौली और करौली के बाद में ये नदी बहेगी धौलपुर में। ठीक है, और धौलपुर में बहने के बाद में ये नदी क्या करेगी? राजस्थान को छोड़ देगी और राजस्थान को छोड़ने के बाद कौन से राज्य में प्रवेश कर जाएगी दोस्तों? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। अब कहने का मतलब यहाँ से ये हुआ कि चंबल नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ये चंबल नदी, इस चंबल नदी की बात करें तो ये चंबल नदी आपकी देखिए 3 राज्यों में बहती है। आपकी मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, उसके बाद में उत्तर प्रदेश। ये आपके सामने 3 राज्यों में बहती है। लेकिन जब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपके सामने ये जो चंबल नदी है ये कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में। 6 जिलों में देखा जाए तो आपके सामने चित्तौड़गढ़ जिले का भाग है, कोटा जिले का भाग है, बूंदी जिले का भाग है, सवाईमाधोपुर जिले का भाग है, करौली का भाग है और धौलपुर जिले का भाग है। यानी यहाँ पर ये आपके सामने 6 जिलों में बहते। इन 6 जिलों में देखिए मैं आपको एक एक इनकी विशेषता बताता रहूंगा और साथ के साथ आप इन चीजों को पूरा वीडियो देखने के बाद इसको दोबारा देखना और साथ के साथ इन चीजों को नोट करते जाना। देखिए यानी चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी में जब ये नदी बहती है, जब ये चंबल नदी चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी में बहती है तो यहाँ पर आपके सामने ये गार्ज के रूप में
या फिर कह सकते हैं कि ये एक संकीर्ण घाटी के रूप में बहती है। किस रूप में बहेगी? गार्ज के रूप में या एक संकीर्ण घाटी के रूप में बहती है, यानी पठारी क्षेत्र में बहती है। और पठारी क्षेत्र में बहने के बाद में ये नदी सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में देखिए आपके सामने ये किस क्षेत्र के रूप में बहती है, तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर बीहड़ क्षेत्र या फिर ये आपके सामने खादर क्षेत्र के रूप में बहती है। यानी चंबल नदी शुरू के 3 जिले चित्तौड़, कोटा, बूंदी में एक संकीर्ण घाटी या गार्ज के रूप में बहती है, जबकि अंत की 3 जिले सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में बीहड़ या खादर क्षेत्र के रूप में बहती है। लेकिन दोस्तों यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा, वो कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज ऐसे करेगा कि राजस्थान में जो चंबल नदी है ये सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में एक बीहड़ क्षेत्र के रूप में बहती है। ये कौन से क्षेत्रों में बहती है? तो याद रखना आपके सामने ये डांग क्षेत्र में बहती है। कौन से क्षेत्र में बहती है? तो याद रखना कि राजस्थान के डांग क्षेत्र में देखिए सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिले में ये चंबल नदी है, ये खादर या बीहड़ क्षेत्र के रूप में बहती है। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में देखिए यहां से आगे बात करते हैं इसे चंबल नदी की। तो यहाँ पर आपसे देखिए क्या क्या क्वेश्चन है वो और पूछा जा सकता है। यानी पहले इस चंबल नदी की संपूर्ण विशेषता की बात कर लेते हैं। चंबल नदी है, इस चंबल नदी की संपूर्ण विशेषता को पढ़ते हैं, उसके बाद में इनकी सहायक नदियों को पढ़ते हैं। यानी चंबल नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है और ये नदी आपके सामने राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी हुई? चंबल नदी हुई। उसके बाद में राजस्थान में देखिए सर्वाधिक अवनालिका अपरदन, राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन, सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है। राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक सतही जल वाली नदी भी कौन सी है दोस्तों? चंबल नदी है। राजस्थान में देखिए सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी है वो चंबल नदी है। राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी भी चंबल नदी है। जो राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र की बात करें तो 20.90% भाग वो अकेला इसे चंबल नदी का है। क्लियर है? उसके बाद में देखिए राजस्थान में आपके सामने इसी चंबल नदी की बात करें तो राजस्थान में ये जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। इसी चंबल नदी को आपके सामने और किस नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखना इसको चर्मणवती नदी कहा जाता है, इसको चर्मणवती नदी कहा जाता है। इसको नित्यवाही नदी है वो कहा जाता है, नित्यवाही नदी कहा जाता है। इस चंबल नदी को सदा वाहिनी नदी कहा जाता है, सदा वाहिनी नदी कहा जाता है। इसी चंबल नदी को 12मासी नदी के नाम से पुकारा जाता है। देखिए अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन कौन सी नदी करती है? चंबल नदी। और ये सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन कौन से जिले में करती है? तो याद रखना कोटा जिले में। राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? तो याद रखना चंबल नदी। राजस्थान की 12मासी नदी है कौन सी नदी है? चंबल नदी। राजस्थान की कामधेनु कौन सी नदी कहलाती है? चंबल नदी। फिर राजस्थान में चर्मणवती नदी किस नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को। राजस्थान की नित्यवाही नदी कौन सी है? चंबल नदी। राजस्थान की सदावाहिनी नदी कौन सी है? चंबल नदी। इसके अलावा राजस्थान में मालव की गंगा
यानी जब मालव की गंगा की बात करें तो मालव की गंगा किस नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है। यानी अलग अलग इनके उपनाम आ रहे। तो यहाँ से मालव की गंगा है, ये भी चंबल नदी है, और इसी चंबल नदी को आपके सामने राजस्थान में राथा के नाम से पुकारा जाता है। राजस्थान की राथा और मालव की गंगा, बारहमासी राजस्थान की कामधेनु, चर्मणवती, नित्यवाही नदी, सदावाहिनी नदी, ऐसे उपनाम आपके सामने कौन सी नदी के हैं? चंबल नदी के माने गए। क्लियर हुई इतनी बात। और उसके बाद में देखिए यहां से आप ध्यान रखेंगे कि ये जो चंबल नदी है ये आपके सामने देखिए आगे और कौन कौन सी विशेषता रखती है। यहां से देखिए इतनी विशेषता हमने यहां से क्लियर कर ली है। उसके बाद में देखिए और क्या विशेषता आपसे पूछी जा सकती है कि ये जो चंबल नदी है इसका जो बहाव है ये पहले दक्षिण से उत्तर की ओर माना जाता है। यानी पहले ये दक्षिण दिशा से बहती है और उत्तर की ओर होती है, और उसके बाद में ये पूर्व दिशा में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर जैसे ये चंबल नदी राजस्थान में सबसे पहले 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, तो जैसे ये चंबल नदी 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करेगी तो प्रवेश करते ही यहाँ पर आपके सामने एक पठार आता है। यहाँ पर एक पठार है और उस पठार का नाम है दोस्तों ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार। इस ऊपर माल के पठार की चर्चा अपन कर चुके हैं कि ये भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य का ये पठार है। यानी ऊपरमाल के पठार से देखा जी तो ऊपरमाल के पठार से लगभग आपके सामने ये चंबल नदी 60 फीट की ऊंचाई से ये नदी नीचे गिरती है, लेकिन इनका उद्गम देखा जाए तो लगभग आपके सामने 930 मीटर ऊंचाई से माना जाता है। ठीक है, 930 मीटर ऊंचाई से इस चंबल नदी का उद्गम माना जाता है, लेकिन ये ऊपरमाल के पठार से देखिए लगभग 60 फीट की ऊंचाई से ये नदी नीचे गिरती है। जैसे ये नदी देखिए नीचे गिरेगी तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके सामने देखिए ये नदी एक जलप्रपात का निर्माण करती है, और उस जलप्रपात का नाम देखा जाए तो यहाँ पर एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। यानी यहाँ पर ये नदी क्या करेगी? चूलिया जलप्रपात का निर्माण करेगी। और ये चूलिया जो जलप्रपात है ये आपके सामने कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। ये चूलिया जलप्रपात आपके सामने चित्तौड़गढ़ जिले में है और ये चंबल नदी पर बना है, जो आपके सामने राजस्थान है। इस राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यानी राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात है, जो चंबल नदी पर बना है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई देखी जाए तो आपके सामने कितनी है? तो याद रखना 18 मीटर है। यानी चूलिया जलप्रपात जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है, ये चंबल नदी पर बना है। जैसे 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी प्रवेश करेगी तो ऊपर माल के पठार से ये नीचे गिरेगी। जैसे ही नीचे गिरेगी तो चूलिया जलप्रपात का निर्माण करेगी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर चूलिया जलप्रपात का निर्माण करने के बाद में ये चित्तौड़गढ़ से कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में बहेगी और उसके बाद इटावा, मुरादगंज यूपी में जाकर के यमुना नदी में मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले देखा जाए तो ये चंबल नदी देखिए जब मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में जब मध्य प्रदेश में बहती है तो मध्य प्रदेश में इस चंबल नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया और उस बांध का नाम है आपके सामने गांधी सागर। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। इस गांधी सागर बांध की बात करें तो ये बांध बना है आपके सामने मंदसौर में। कहाँ बना है? मंदसौर। और मंदसौर कहाँ पर है? एमपी में। यानी चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है, ये मंदसौर एमपी में बना है।
उसके बाद में चंबल नदी की बात करें कि जब ये चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है तो चित्तौड़गढ़ जिले में इस चंबल नदी पर एक बांध का निर्माण और किया गया और उस बांध का नाम है आपके सामने राणा प्रताप सागर बांध। यानी राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो ये राणा प्रताप सागर बांध आपके सामने कहाँ बना है, तो याद रखना राणा प्रताप सागर बांध है ये आपका चित्तौड़गढ़ जिले में बना है। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण करने के बाद में ये नदी प्रवेश करती है आपके सामने कोटा जिले में। जैसे ये नदी कोटा जिले में प्रवेश करेगी तो कोटा जिले में इस नदी पर एक बांध और बना हुआ है जिसका नाम है आपके सामने जवाहर सागर बांध। यानी जवाहर सागर बांध की बात करें तो ये जवाहर सागर बांध आपके सामने कौन से जिले में बना है, तो याद रखना कोटा जिले में बना है। और इसी कोटा जिले की बात करें तो कोटा जिले में इस चंबल नदी पर एक बांध का निर्माण और किया गया है जिसका नाम है आपके सामने कोटा बैराज। ये कोटा बैराज आपके सामने कौन सी नदी पर बना है, चंबल नदी पर बना है। कौन से जिले में बना है, तो याद रखना है कोटा जिले में बना हुआ है। अब देखिए चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का जहां से उद्गम हो रहा है तो उद्गम से देखिए आपके सामने बहाव की ओर देखा जाए तो आपके सामने कितने बांध बने हैं, 4 बांध, जिसमें 3 बांध आपके राजस्थान में बने हैं और एक बांध आपका एमपी में बना है। तो यहां से इन चारों बांधों की पहले विशेषता को पढ़ते हैं। देखिए चारों बांधों की यदि अपन विशेषता को पढ़ते हैं तो विशेषता देखिए यहां से क्या क्या आपके सामने प्राप्त होती है। यानी गांधी सागर बांध है, ये चंबल नदी पर बना है और चंबल नदी पर 4 बांध बने। इन 4 बांधों में आपके सामने जो सबसे बड़ा बांध है वो सबसे बड़ा बांध आपके सामने कौन सा है, गांधी सागर बांध है। कौन सा बांध है, गांधी सागर बांध है। लेकिन अगर क्षेत्रफल और भराव की दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्रफल और भराव की दृष्टि से देखा जाए तो चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो याद रखना राणा प्रताप सागर बांध है। उसके बाद में देखिएगा यहां पर आपके सामने देखिए कहा जाएगा कि गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो ये आपके सामने जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है, जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। और यदि राजस्थान में अगर जल विद्युत की दृष्टि से यदि बड़े बांधों की बात करें तो बड़े बांधों में आपका राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध है वो माना जाएगा। और ये जवाहर सागर बांध है जो चंबल नदी पर बना है। इस बांध को देखिए एक पिकअप बांध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको एक पिकअप बांध कहा जाता है। देखिए यानी राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध है ये विद्युत परियोजना के लिए प्रसिद्ध है जो आपके सामने सबसे बड़े बांध है राजस्थान में। उसके बाद में देखिए कोटा बैराज की बात करें तो कोटा बैराज है, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इसका जो पूर्वी भाग है और जो पश्चिमी भाग है, तो यहाँ से पूर्वी और पश्चिमी भाग की बात करें तो इसका जो पश्चिमी भाग है उस पश्चिमी भाग से देखा जाए तो यहाँ से एमपी है वो इससे सिंचाई करता है और पूर्वी भाग से आपका जो राजस्थान है वो सिंचाई करता है। यानी ये कोटा बैराज आपके सामने सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। लेकिन यहाँ से इन चारों बांधों में सबसे बड़ा बांध पूछे राणा प्रताप सागर बांध है और क्षेत्रफल और भराव की दृष्टि से देखा जाए तो आपका सबसे बड़ा बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध है। यानी जब गांधी सागर बांध की बात करें तो गांधी सागर बांध से देखिए यहाँ से विद्युत का भी उत्पादन होता है और यहाँ से सिंचाई भी होती है। यहाँ से विद्युत की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने 23 मेगावाट की यहाँ पर 5 इकाइयां है वो लगाई गई है। 23 मेगावाट की यहाँ पर देखिए 5 इकाइयां लगाई गई है। और यहाँ से कुल विद्युत की बात करें तो कुल विद्युत है वो कितनी प्राप्त होती है, तो आप क्या करेंगे
23 इकाई की देखिए यहाँ पर 23 मेगावाट की यहाँ पर 5 इकाइयां लगाई गई। तो 23 को आप 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 5 3 15, 15 का गया 5, बच गया 1, 5 दूनी 10, 10 से कितना हो गया 11। तो यहाँ से 115 मेगावाट यहाँ से विद्युत का उत्पादन होता है। कौन से बांध से? गांधी सागर बांध से। उसके बाद में देखिए इस राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध है, यहाँ से भी आपके सामने देखिए विद्युत का भी उत्पादन होता है और यहाँ से सिंचाई भी होती है। क्लियर है? यहाँ से विद्युत की बात करें तो यहाँ पर 43 मेगावाट की यहाँ पर 4 इकाइयां लगाई गई। 43 मेगावाट की यहाँ पर देखिए 4 इकाइयां है वो लगाई गई है। यहाँ से कुल विद्युत की बात करें तो कुल विद्युत यानी 43 को आप 4 से गुणा करेंगे तो 4 से कितना हो गया 12, बच गया 1, 4 तो कितना हो गया 16, 16 रे कितना हो गया 17। यहाँ से 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। यहाँ से विद्युत का भी उत्पादन होता है और सिंचाई का भी उत्पादन होता है। लेकिन जब जवाहर सागर बांध की बात करें तो यहाँ से भी आपके सामने देखिए सिंचाई भी होती है और यहाँ से विद्युत का उत्पादन भी होता है। यहाँ से जब विद्युत की बात करें तो यहाँ से देखिए कितना विद्युत प्राप्त होता है तो यहाँ पर 33 मेगावाट की यहाँ पर आपके सामने 3 इकाइयां है वो लगाई गई है और इन 3 इकाइयों से यहाँ से लगभग आपके सामने 99 मेगावाट, कितनी मेगावाट है 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ से होता है। क्लियर हुई? यानी गांधी सागर बांध से देखिए 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, राणा प्रताप सागर से 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है और यहाँ से जवाहर सागर बांध से आपके सामने 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। लेकिन जब कोटा बैराज की बात करें तो कोटा बैराज बांध से देखिए यहाँ से क्या होती है, केवल सिंचाई होती है, यहाँ से विद्युत का उत्पादन नहीं होता है, यहाँ से केवल सिंचाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 बांधों की स्थिति यहाँ से प्राप्त होगी। उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं, आगे यहाँ से चलते हैं तो ये जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी के किनारे पर देखिए कौन कौन सा शहर है वो बसा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी के किनारे पर आपके सामने देखिए रावत बाटा। अगर रावत बाटा की बात करें तो ये कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उसके बाद में देखिए यहाँ से केशव राय पाटन। अगर केशव राय पाटन की बात करें तो ये जो केशव राय पाटन है ये भी कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसके अलावा आपसे ये कहा जाएगा कि कोटा जिला है ये कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो आपको बताना है चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यानी चंबल नदी पर देखिए 3 प्रसिद्ध शहर बसे और इन 3 शहरों को आप ऐसे याद रखना, देखिए सक्को, राव, केशव। देखिए सक्को, राव, केशव, तो चय का मतलब तो हो जाएगा चंबल नदी, को का मतलब हो जाएगा कोटा, राव का मतलब हो जाएगा रावत बाटा और केशव का मतलब हो जाएगा केशव राय पाटन। ये 3 प्रसिद्ध शहर है वो इस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। क्लियर हो इतनी बात? उसके बाद में देखिए यहाँ से आपसे ये कहा जाएगा कि ये जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी पर यानी जब कोटा जिले की बात करें, इस कोटा जिले की बात करें तो कोटा में यहाँ पर आपके सामने एक ब्रिज का निर्माण किया गया है और उस ब्रिज का नाम है हैंगिंग ब्रिज। यानी यहाँ पर देखिए हैंगिंग ब्रिज की बात करें तो लगभग आपके सामने ये 350 मीटर आपके सामने ये हैंगिंग ब्रिज का निर्माण इस चंबल नदी पर किया गया है। और इसी चंबल नदी पर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आपके सामने वाटर सफारी की जा रही है। यानी चंबल नदी की बात करें तो वर्तमान में इस नदी पर वाटर सफारी की जा रही है और कोटा जिले में हैंगिंग ब्रिज है वो इस चंबल नदी पर बना हुआ है।
और इसी कोटा की बात करें तो कोटा का जो आपके सामने अबेड़ा महल है, कौन सा महल है? अबेड़ा महल। वो अबेड़ा महल इसी चंबल नदी के किनारे पर बना हुआ है। उसके बाद में यदि इस धौलपुर जिले की बात करें, इस धौलपुर जिले की बात करें तो इस धौलपुर में आपके सामने देखिए दुर्ग का नाम है, जिसका नाम होगा शेरगढ़ दुर्ग। यदि इस शेरगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये शेरगढ़ दुर्ग आपके सामने देखिए धौलपुर जिले में बना है। कौन से जिले में बना है? धौलपुर जिले में बना है, जो चंबल नदी के किनारे पर बना हुआ है। और इसी शेरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है आपके सामने दक्कन का द्वारगढ़। इसको कहा जाता है दक्कन का द्वारगढ़। इसको दक्कन का द्वारगढ़ कहा जाता है। यानी ये जो शेरगढ़ दुर्ग है जो आपके सामने धौलपुर जिले में स्थित है, ये दक्कन का द्वारगढ़ कहलाता है, जो चंबल नदी के किनारे पर बना। ये शेरगढ़ दुर्ग देखा जाए तो इधर तो यूपी का भाग है, इधर आपके सामने राजस्थान का भाग है और यहाँ पर आपके सामने एमपी का भाग है। तो राजस्थान, यूपी और एमपी की सीमा पर जो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है वो दुर्ग आपका शेरगढ़ दुर्ग है, वो माना जाता है। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये तो आपके सामने देखिए चंबल नदी है, इस चंबल नदी की ये विशेषताएं चल रही है। यहाँ पर आपसे आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि ये जो चंबल नदी है, ये जो चंबल नदी है ये आपके सामने देखिए जब राजस्थान में बहती है तो राजस्थान में ये 6 जिलों में बहती है और 6 जिलों में बहने के बाद में ये यूपी में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। और इसे यमुना नदी में मिलने के बाद, यमुना नदी में मिलने के बाद यमुना नदी क्या करती है? गंगा नदी में जाकर के आगे मिल जाती है। गंगा नदी फिर आगे जाकर के दो जलधारा के रूप में बट जाती है और दो जलधारा के रूप में बटने के बाद में वो नदी क्या करेगी? एक तो आपके सामने हुगली नदी के रूप में बढ़ जाएगी और दूसरी आपके सामने पद्मा नदी के रूप में बढ़ जाएगी। जो पद्मा नदी का भाग है जो आपके सामने बांग्लादेश में जाएगा, वो आपके सामने पद्मा नदी का भाग है वो जमुना नदी में मिल जाएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी का ही एक भाग है। फिर पद्मा और जमुना नदी मिलकर के कौन सी नदी हो जाएगी? मेघना नदी हो जाएगी। फिर वो मेघना नदी अंत में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये तो आपके सामने देखिए चंबल नदी की विशेषता। तो चंबल नदी में आपके सामने देखिए कई प्रकार की स्थिति पूछी जा सकती है कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है। तो बताना आपको कि ये विंध्याचल की पहाड़ी में जनापाओ की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है और वहां से निकलने के बाद में ये मंदसौर है, मुरैना का भाग है, वहां पर बहती है। वहां पर बहने के बाद में ये राजस्थान के 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। वहां प्रवेश करने के बाद में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी में यहाँ पर एक संकीर्ण घाटी या गार्ज के रूप में बहती है और उसके बाद में सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में आपके सामने एक पीहड़ या खादर क्षेत्र के रूप में बहती है। और एक चीज यहाँ से और ध्यान रखना कि ये चंबल नदी 241 किलोमीटर की, ये आपके सामने राजस्थान और मध्य प्रदेश इनके बीच में ये अंतरराज्य सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी सीमा का निर्धारण करेगी? ये अंतरराज्य सीमा का निर्धारण करती है और उसके बाद में ये इटावा, मुरादगंज यूपी में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, सॉरी यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने ये नदी जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करेगी तो ये 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद ये ऊपरमाल के पठार से ये नीचे गिरती है और गिरने के बाद में किसका निर्माण करती है? चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है, चित्तौड़गढ़ में ही करती है। ये चूलिया जलप्रपात जो राजस्थान का सबसे ऊंचा ये जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई आपके सामने 18 मीटर है। और उसके बाद में इस चंबल नदी पर 4 बांध बने हैं। गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, कोटा बिराज बांध है। साथ के साथ इनकी आप विशेषता याद रखिएगा। चंबल नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो आपको याद रखना है कि केशवराय पाटन है, रावतबाटा है और कोटा है।
ये आपके सामने बसेंगे। फिर चंबल नदी को किस किस उपनाम से पुकारा जाता है? तो चंबल नदी राजस्थान की देखिए सबसे लंबी नदी है, ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और ये राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। राजस्थान की नित्यवाही नदी कौन सी है? चंबल नदी। राजस्थान की बारहमासी नदी कौन सी है? चंबल नदी। राजस्थान में मालव की गंगा कौन सी नदी है? चंबल नदी। राजस्थान में बारहमासी नदी, नित्यवाही नदी, सदावाहिनी नदी कौन सी नदी आ रही है? चंबल नदी। और मालव की गंगा भी कौन सी है? चंबल नदी। राजस्थान की कामधेनु कौन सी नदी है? चंबल नदी। राजस्थान में कौन सी नदी को चर्मणवती नदी कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है। तो इतनी सारी चीजें आपको इस चंबल नदी से यादें रखनी है। और राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका का अपरदन है वो चंबल नदी के द्वारा होता है और चंबल नदी कोटा जिले में सबसे ज्यादा अवनालिका का अपरदन करती है। ये नदी पहले आपके सामने ये पठारी क्षेत्र में बहती है और उसके बाद में ये मैदानी क्षेत्रों में बहती है। और उसके बाद में अपन इस चंबल नदी की आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अपन इस चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियों को पढ़ेंगे कि चंबल नदी की कौन सी सहायक नदी कहाँ से निकलती है, इनकी क्या क्या विशेषता है और वो कौन कौन से जिलों में बह करके इस चंबल नदी में मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए आप इस YouTube चैनल पर। ठीक है दोस्तों।